So hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to do A15 मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान। इंड एस में ये इंड एस 19 है। अब एम्प्लॉय बेनिफिट क्या होता है? एम्प्लॉय सर्विस देता है, एंटरप्राइज उस सर्विस को यूज़ करता है और बेनिफिट डिराइव करता है, कंज्यूम्स करता है। इकोनॉमिक बेनिफिट अराइव फ्रॉम द सर्विस, तो सर्विस मिलती है, इकोनॉमिक बेनिफिट कंज्यूम करता है एंड देन एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता है। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट उसका ही अकाउंटिंग, उसकी डिस्क्लोजर की बात इधर करके रखी है, राइट। अब कुछ फ़ायदे एम्प्लॉयमेंट के दौरान मिलेंगे, वो भी या तो अभी मिलेंगे शॉर्ट टर्म, जैसे कुछ टाइम बाद। कुछ फ़ायदे एंड में मिलेंगे, एंड में एक तो एम्प्लॉयमेंट के बाद या टर्मिनेशन पे। जो कुछ अभी मिलेंगे मतलब कि अभी जो 12 महीने में मिलेंगे विद इन 12 मंथ कि आपने सर्विस कंप्लीट करी। अपनी सर्विस कंप्लीट करी मतलब टेन्योर कंप्लीट करना नहीं होता है, आपने अपनी सर्विस दी। जैसे सैलरी अभी आपने सर्विस दी, 12 महीने में आ जाएगा ना आपको, तो बेनिफिट वो फॉल ड्यू इन 12 मंथ। जैसी सर्विस दी 12 महीने में ड्यू, राइट। तो कंप्लीशन, सर्विस कंप्लीशन के 12 महीने के अंदर ड्यू हो जाता है। जैसे सैलरी है, कंट्रीब्यूशन टू फंड है, कंट्रीब्यूशन जो भी होता है, और पेड लीव्स कंपनसेशन, प्रॉफिट शेयरिंग, ये सब चीज़ें। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, हम सबसे पहले क्वेश्चंस करेंगे इसके, ताकि हमें समझ में आए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट। कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे है कि हमें डायरेक्ट याद ही करना है उसको, तो हम डायरेक्ट उसको समझ ही लेंगे। क्या इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आते हैं, वो फॉर्मेट एक बार आप देख लो, ठीक है। अब सी, इसमें ओमेगा लिमिटेड एक इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, कंपनी ने रिसीव करा एक्चुअल वैल्यूएशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एक इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है और कंपनी रिसीव्ड एन एक्चुअल वैल्यूएशन फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर इट्स पेंशन स्कीम। पेंशन स्कीम के तहत पे करना है, तो उसका एक्चुअल वैल्यूएशन करा है। तो उसने ये बोला कि यार ये तो सरप्लस दिखा रहा है 6 लाख का, तो वो जो सरप्लस दिखा रहा है वो 2 साल में स्प्रेड कर दो, राइट। अब ये तो इधर गड़बड़ कर दी, क्योंकि जो एक्चुअल वैल्यूएशन है, अब ये याद रख लो कि जो एक्चुअल वैल्यूएशन है उससे जो गेन और लॉस होता है उसको स्टेटमेंट ऑफ P&L में इमीडिएटली इफेक्ट दिया जाता है। तो इमीडिएटली इफेक्ट देंगे, तो उसको इमीडिएटली गेन बुक करेंगे। तो इट वांट टू स्प्रेड द सेम ओवर नेक्स्ट 2 ईयर बाय रिड्यूसिंग, ऐसा नहीं होगा। एवरेज रिमेनिंग लाइफ सी इज एस्टिमेटेड, मतलब कि रिमेनिंग लाइफ तो जो है वो 6 साल है। या रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी ऑन द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट। वो ऐसा बोल रहे हैं कि सरप्लस ज़्यादा है, तुम कंट्रीब्यूशन कम कर दो, हमारे पास सरप्लस है। तो ये गलत है, आपको इमीडिएटली स्टेटमेंट ऑफ P&L में इसको रिकॉग्नाइज करना है। तो जो सरप्लस है वो क्रेडिट होगा P&L में। अगला कुछ एक प्लान असेट अकाउंट है। ये एक्चुअल गेन और लॉस हमने देख लिया। प्लान असेट अकाउंट है कि प्लान असेट अकाउंट में क्या होता है कि भाई मेरे को पे करना है ना बेनिफिट, तो अब जैसे कि मेरे को कंपनसेशंस पे करना है, मेरे को प्रोविडेंट फंड पे करना है, एंड में मेरे को कुछ स्कीम्स के तहत उसको पे करना है। तो उसके लिए पहले मेरे को असेट होनी चाहिए ना मेरी। तो जब मैं ड्यूरिंग द सर्विस जो मैंने पैसे लिए उससे मैं एक असेट क्रिएट करूँगा, उसको बोलते हैं प्लान असेट, ताकि मदद करे वो बाद में मुझे पेमेंट करने के लिए। तो देखो जैसे 1 अप्रैल 16 एक प्लान असेट है, और 1 अप्रैल 16 की जो है फेयर वैल्यू वो 1 लाख है। तो 1 अप्रैल 16, राइट, स्टार्टिंग में जो है वो फेयर वैल्यू है, 1 सेकेंड, सी 1 अप्रैल 16 में जो फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट है वो 1 लाख है। इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन प्लान ऑफ जीलस लिमिटेड, अब 30 सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने बाद प्लान पेड आउट बेनिफिट, उनने बेनिफिट पे करे, मतलब रीप करे। प्लान पेड आउट बेनिफिट 19,000, बेनिफिट्स पेड, तो ठीक है 19,000 क्रेडिट हो गया क्योंकि लेस हो गया। इनवर्ड कंट्रीब्यूशन है 49,000, तो वो ऐड हो गया, राइट। अगर 6 महीने में बेनिफिट पे करे तो साल भर में भी एक पे होगा। इनवर्ड कंट्रीब्यूशन 49,000 आया, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट आया 1.5 लाख, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, मेरी DBO
मेरी ऑब्लिगेशन है 147,920, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ DBO है। एक्चुअल लॉसेस ऑन दी ऑब्लिगेशन 600 और एक्चुअल लॉसेस ऑन ऑब्लिगेशन 600। अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूँ 147,920, एक्चुअल वैल्यूएशन करूँ तो एक्चुअल लॉस ऑन ऑब्लिगेशन ये 600 है। तो एसेट बना रहे हैं ऑब्लिगेशन को पे ऑफ करने के लिए। आप समझते हैं इस ऑब्लिगेशन का काम क्या होगा, बट एटलीस्ट आप ये समझ गए हो कि 1 लाख का है फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट। 30 सितंबर को भैया जो है पर्टिकुलर 19,000 पे करे, रिसीव करा इनवर्ड कंट्रीब्यूशन, वो भी 30 सितंबर को। फेयर वैल्यू प्लान एसेट 1.5 लाख 31 मार्च को। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ DBO ये ऑब्लिगेशन देख रखा है आपको, तो एक्चुअल लॉस निकालना ऑन ऑब्लिगेशन। 1 मिनट, ये क्या देख रखा है, एक्चुअल वैल्यूएशन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ DBO, वो निकालना नहीं है एक्चुअल लॉस ऑफ ऑब्लिगेशन। एक्चुअल लॉस ऑफ ऑब्लिगेशन जो है वो 600 देख रखा है। एक्चुअल बोला है मैंने, एक्चुअल नहीं बोला है। अगर जब आप एक्चुअल करते हो ना तो एक्चुअल में एक आता है एक्चुरियल और होता है एक एक्सपेक्टेड। ये पूरा ऐसा लॉस होता है। खैर हमारा एंड में हमको फेयर वैल्यू प्लान एसेट एंड में हमको पता है क्या है। ऑन 1 अप्रैल 16 द कंपनी मेड द फॉलोइंग एस्टिमेट बेस्ड ऑन द मार्केट स्टडीज़, कि बेस्ड ऑन मार्केट स्टडीज़ फॉलोइंग एस्टिमेट है। 1 अप्रैल 16 को इनका एस्टिमेट है कि इनका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है 10.25 होगा, राइट। तो इसमें भाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न किस तरीके से, कि कुछ इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम, रियलाइज एंड रियलाइज गेन सब आते हैं, और ये जो कॉस्ट है उसकी नेटिंग करके, कॉस्ट की नेटिंग करके 10.25 मेरा इफेक्टिव रिटर्न है, या मैं बोलूँ एक्सपेक्टेड रिटर्न है। अब मेरे को पहले साल का तो मेरे को पता है कि बेनिफिट्स रिटर्न जो है पर्टिकुलर इनवर्ड कंट्रीब्यूशन देखो 49,000 है, प्लान ने पे करा बेनिफिट 19,000। एक्चुअल रिटर्न कितना है, जब आप रिटर्न कैलकुलेट करते हो तो एक्चुअल रिटर्न कितना है। अब रिटर्न की अगर मैं बात करूँ तो आता है एक्चुरियल और रहता है एक्सपेक्टेड। अब एक्चुरियल में तो 600 का लॉस बोल रहे हैं, अगर आप देखो तो एक्चुरियल में 600 का लॉस बोल रहे हैं, पर ये एक्चुरियल लॉसेस ऑन ऑब्लिगेशन है, एक्चुरियल रिटर्न नहीं है। तो हम एक्सपेक्टेड निकाल लो, क्योंकि एक्चुरियल तो दे के नहीं रखा है, एक्सपेक्टेड निकाल लो। एक्सपेक्टेड कैसे निकलता है, 1 प्लस एनुअल रेट का अंडर स्क्वायर -1। जैसे एनुअल रेट कितना है 10.25 हो गया, +1 अंडर स्क्वायर -1, राइट। तो 115.25, जैसे कि 1 प्लस 0.1025 का अंडर स्क्वायर करो, राइट, -1 करो, इंटू 100 करो, 5%, राइट, 5% आया। तो पहले तो 1 लाख का 5% हो गया 5,000। सी बना वापस से प्लान एसेट का अकाउंट, वो ऐसा है कि फेयर वैल्यू है 1 लाख, उसमें से पेड बेनिफिट है 19,000, इनवर्ड कंट्रीब्यूशन है 49,000 और 31/3/17 लास्ट में 1,50,000। DBO की प्रेजेंट वैल्यू 147,920 और लॉस बकायदा 600 है। एक्चुरियल लॉस 600 है। फिर हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न था 10.25 जो 5% हो गया। तो 1 लाख का 5% जैसे कि हुआ हमारा 5,000, राइट, ये 5,000 हुआ। अगर रिटर्न निकाले 1.1025 का अंडर रूट -1, ये 5% निकलता है और ये 5,000 आया। तो अगर आप सिर्फ इसकी एंट्री करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 20,000 जो है एक्चुअली में एक्चुअल रिटर्न है। अब 20,000 एक्चुअल रिटर्न है ना, तो उसमें बाइफरकेशन है, बाइफरकेशन के साथ एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुरियल रिटर्न का। और आप एक्सपेक्टेड रिटर्न देखोगे ना तो 11,750 आएगा। तो मतलब कि 20,000 माइनस 11,750 या 250 हमारा एक्चुरियल रिटर्न है। जैसा कुछ खास नहीं है इसमें, राइट।
तो चलो प्लान एसेट का अकाउंट बनाओ। तो 1 लाख हुआ आपका, प्लान ने पे करा बेनिफिट 30 सितंबर को 19,000, कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव हुआ 49,000, फेयर वैल्यू है 1,50,000, राइट। डिफरेंस निकाल लो। तो डिफरेंस में 20,000 जो है हमारा एक्चुअल रिटर्न आएगा, राइट। चलो 20,000 हमारा एक्चुअल रिटर्न आया, ये तो चलो हमने अकाउंट बना के कर लिया। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न वो इसका अपन सेपरेट कर लेते हैं। वर्किंग नोट में एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो। चलो कितना परसेंट है तुम्हारा, 10.25 है। हाँ 6 महीने का निकालो तो उसका आया 5%, इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला है, उससे आया हमारा 5%, राइट। तो एक एक्सपेक्टेड रिटर्न ओपनिंग प्लान एसेट पे आया और एक हो गया 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 49,000 माइनस 19,000, 1,35,000 पे अगला 5% आया 6750। तो 5,000 प्लस 6750 11,750 एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो दूसरा इजी आपका जो है प्लान एसेट अकाउंट, राइट। चलो तो हमने ये कर लिया। अब अगला क्वेश्चन है कि रॉक स्टार, 1 सेकेंड, रॉक स्टार कंटिन्यूज अ बिजनेस सेगमेंट, उसने बिजनेस सेगमेंट डिसकंटिन्यू किया अंडर द एग्रीमेंट विद एम्प्लॉय यूनियन। तो रॉक स्टार ने एक बिजनेस सेगमेंट को डिसकंटिन्यू कर रहा है अंडर द एग्रीमेंट विद एम्प्लॉय यूनियन, द एम्प्लॉयज ऑफ डिसकंटिन्यूड सेगमेंट। अब वो जो जारी है सेगमेंट, ठीक है, एक एग्रीमेंट के तहत, हमको पता है एग्रीमेंट के तहत उन्होंने बोल दिया था कि कोई हम तक को बेनिफिट नहीं देने वाले। जैसे कर्टेलमेंट, ये तो मतलब कि कमी है ना, बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये जो है कर्टेलमेंट विदाउट सेटलमेंट की कमी है, विदाउट सेटलमेंट, ठीक है। तो देयर इज अ कर्टेलमेंट विदाउट सेटलमेंट बिकॉज एम्प्लॉय विल कंटिन्यू टू रिसीव बेनिफिट फॉर द सर्विस रेंडर्ड। उनको बेनिफिट मिलेगा जो आपने सर्विस रेंडर करी बिफोर डिसकंटिन्यूएंस, तो आपको उसके बेनिफिट मिलेंगे। पर आप सोचो कि भाई मेरा कर्टेलमेंट हो रहा है, मेरा डिसकंटिन्यू हो रहा है और आपको कोई मैंने पहली बात कर ली थी, राइट, कि डिसकंटिन्यूड सेगमेंट को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और ऐसा कोई सेटलमेंट नहीं होगा। और अब ये जो कर्टेलमेंट है, राइट, आप समझो कर्टेलमेंट से जो है आपके ऑब्लिगेशन में कमी आ गई ना। कर्टेलमेंट मतलब एक तरीके से मान लो कि कमी हो रही है, बिजनेस गया मेरा, तो मेरा ग्रॉस ऑब्लिगेशन वो कम हो गया, राइट। पहले कुछ था अब कुछ हो गया, एक डिफरेंस होता है। तो कर्टेलमेंट रीजंस रिड्यूसेस द ग्रॉस ऑब्लिगेशन फॉर वेरियस रीजन इंक्लूडिंग चेंज इन एक्चुरियल अजम्पशन। अब बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसमें ये भी एक कारण है कि भैया एक्चुरियल अजम्पशन, राइट, एक्चुरियल अजम्पशन, 1 सेकेंड, ये क्या हो रहा है। तो एक्चुरियल अजम्पशन चेंज हो गया, जो बिफोर कर्टेलमेंट अलग था और अब आफ्टर कर्टेलमेंट अलग हो गया। इफ़ द बेनिफिट्स आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द लास्ट पे ड्रॉन, क्या बोले, इफ़ द बेनिफिट्स आर डिटरमाइंड based on the last pay drawn by employee, gross obligation reduced after the curtailment because the last pay earlier assumed no longer valid। अगर हम बेनिफिट डिटरमाइन करते बेस्ड ऑन लास्ट पे ड्रॉन जो भी है, ग्रॉस ऑब्लिगेशन रिड्यूस हो गया, सिंपल सी बात है, कैसा कुछ नाटक दिमाग लगाने की बात नहीं है। रॉक स्टार एस्टिमेट कर रहा है द शेयर ऑफ अनअमोर्टाइज सर्विस कॉस्ट। अब कुछ अनअमोर्टाइज सर्विस कॉस्ट है, राइट, मतलब कि भाई पास सर्विस कॉस्ट है, वो पास सर्विस कॉस्ट अनअमोर्टाइज है। तो एक दो चीज़ याद रखना आप, ग्रॉस ऑब्लिगेशन और पास सर्विस कॉस्ट अनअमोर्टाइज, क्योंकि इन दोनों पे पूरा खेल हो जाएगा, समझना। डेट रॉक स्टार एस्टिमेट डेट द शेयर ऑफ अनअमोर्टाइज सर्विस कॉस्ट डेट रिलेट टू पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन एट ₹18। तो ये अनअमोर्टाइज है। कैलकुलेट द गेन फ्रॉम कर्टेलमेंट, कर्टेलमेंट से गेन क्या हुआ, एंड लाइबिलिटी आफ्टर कर्टेलमेंट, कि कर्टेलमेंट से गेन क्या हुआ और अब आपकी लाइबिलिटी क्या बचती है। देखो लाइबिलिटी की कमी तो हो गई तो वो गेन है, और लाइबिलिटी आफ्टर कर्टेलमेंट मतलब कि वो जो कम वाली लाइबिलिटी है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है, इमीडिएटली बिफोर कर्टेलमेंट, क्या बोल रहे हैं, इमीडिएटली बिफोर कर्टेलमेंट। देखो कर्टेलमेंट के पहले ग्रॉस ऑब्लिगेशन थी 6,000, फेयर वैल्यू प्लान एसेट का है वो 5100 है, पता नहीं क्यों दे के रखा है। अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट, चलो ठीक है, ये दे के रख दिया। कर्टेलमेंट रिड्यूस हो गया, जो मैं आपको बोल रहा था, बाय 600 तो हो गया 5,400, जो 10% है ग्रॉस ऑब्लिगेशन का, राइट। पर पास सर्विस कॉस्ट कितना गया, ये तो चलो 10% क्या पास सर्विस कॉस्ट भी 10% से कम हो गया,
फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट मतलब कि ये तो ऑब्लिगेशन को मीटअप करने के लिए एसेट्स बनी हुई थी, और अगर कर्टेलमेंट रिड्यूस हुआ है, राइट, समझो कर्टेलमेंट, पहले तो आप कर्टेलमेंट कितने से रिड्यूस हुआ, 600 से, राइट, ठीक, 5,400 नया ग्रॉस ऑब्लिगेशन आया। उस ग्रॉस ऑब्लिगेशन में भाई पास सर्विस कॉस्ट कितनी, अब अगर वो 10% से गया तो कायदे से देखा जाए तो ये भी जाएगा, तो जो अनअमोर्टाइज्ड सर्विस कॉस्ट है वो भी 18, वो भी प्रपोर्शन अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट जो है वो भी कट गया। तो ग्रॉस ऑब्लिगेशन मेरी थी कितनी, ग्रॉस ऑब्लिगेशन मेरी थी 162, नहीं सॉरी, ग्रॉस ऑब्लिगेशन थी अब मेरी 5400, राइट, ग्रॉस ऑब्लिगेशन थी। अब उसमें से पास्ट का कितना है, 162, तो 5,400 में से 162 माइनस करो, और फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट कितना है, 5,400 में से 162 माइनस करो, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट 5,100 है, तो 138 मतलब मेरे पास अभी लायबिलिटी जो मेरे को और रिकॉग्नाइज करनी है। और एक है भैया कि भाई जो कर्टेलमेंट है 600 से कम हुआ ना, देखा जाए तो जब अपन बोले 60 से कम हुआ तब वो हो गया 540, राइट, या अपन बोले 600 से कम हो गया, तो कर्टेलमेंट उधर 600 से कम हुआ, इधर अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट 18 से कम हुआ, तो कर्टेलमेंट से फ़ायदा हुआ ना, गेन एंड लॉस फ्रॉम कर्टेलमेंट। मुझे तो इंटरप्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, कौन सा मेरे को एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो ऑब्लिगेशन कम हुई तो मेरा फ़ायदा है। तो ऐसे टाइप 1 टाइप 2 इस टाइप से है क्वेश्चंस। चलो अगला इलस्ट्रेशन 4, इधर हमने पास सर्विस कॉस्ट का एक एग्जांपल देखा, अब करंट सर्विस कॉस्ट का पर्टिकुलर एक पॉइंट आएगा, उसका भी टाइप समझ लेते हैं। क्या हुआ कि एम्प्लॉय रोशन है जिसने कंपनी को ज्वाइन किया 2016 में, इमोल्यूमेंट डिसाइड हुआ है कि भैया तेरे को 1490,210 मिलेगा। कंपनी का पॉलिसी है कि लमसम पेमेंट मिलेगा, ऑफ गिविंग अ लमसम पेमेंट ऑफ 25% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी ऑफ एम्प्लॉय फॉर ईच कंप्लीटेड सर्विस ईयर ऑफ सर्विस। कंपनी का देखो पॉलिसी है to give a lump sum payment of 25% of the last drawn annual salary of the employee for each completed year देखो, तो एनुअल एमोल्यूमेंट जो है 1490,210, द कंपनी ऑल्सो हैज़ अ पॉलिसी ऑफ गिविंग अ लम्प सम पेमेंट ऑफ 25% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी ऑफ एम्प्लॉय फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, राइट, कंप्लीटेड ईयर जितने भी है। अगर एम्प्लॉय रिटायर आफ्टर कंप्लीटिंग मिनिमम 5 years, अगर ये भी तब मिलेगा, पर एक बार तुमको 5 साल की सर्विस तो देनी पड़ेगी, और 5 साल की सर्विसेज में 10% का ग्रोथ भी होगा। अब कंपनी हैज़ इंडक्टेड रोशन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ही विल कंप्लीट, और हमको लग रहा है कि वो कंप्लीट कर देगा, तो कंपनी कितना चार्ज करे पीएनएल में फॉर एवरी ईयर एज अ कॉस्ट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की। अगर वो लग रहा है, देखो कंपनी को लग रहा है, और ये एक डिफाइंड बेनिफिट है, एक डीबीओ है, ये डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है, तो ये तो देना ही देना है, ये तो देंगे ही। एक बेनिफिट मैंने डिफाइन कर दिया, तो अगर आपको एक्सपेक्टेड है ना, तो भाई पहले तो आप पीएनएल अकाउंट में कितना चार्ज करोगे एज अ कॉस्ट फॉर द डीबीओ, और करंट सर्विस कॉस्ट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट, ये आप कैसे चार्ज करोगे। अब समझो, आप तो पहले उम्मीद करो कि ये लॉस ड्राउन सैलरी कितनी होगी, 5 साल का ग्रोथ बढ़ा के ये 24 लाख जो भी है, और आप बोल रहे थे कि भैया मैं तो ये जो है लमसम पेमेंट हम इतना करेंगे बोल के रखा था ना। ये डीबीओ के लक्षण है, ये इतना जो आपने बोला ये एक तरीके से डीबीओ है। पॉइंट ये है जो आपने बोला कि कॉस्ट ऑफ डीबीओ क्या रहेगा, तो क्या लिखा हुआ है कि लमसम पेमेंट है, 25% लास्ट ड्रॉन सैलरी है, ये तो हो गया कंप्लीटेड 5 years ऑफ सर्विस, ठीक है। तो लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी है, उसका 25% है, और उसमें भी वो मिनिमम 5 years की सर्विस कंप्लीट करे, तो ठीक है, एक डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन आ गया। पर वो पीएनएल में कितना ले जाऊँ मैं, तो डिवाइड बाय 5 कर दो,
डिवाइड बेनिफिट ऑब्लिगेशन डिवाइड बाई 5 कर दो, इतना आप ले जाओ पीएनएल में। तो ऐसा है कि भाई 6 लाख 6 लाख 6 लाख 6 लाख 6 लाख ऐसा 5 साल तक जाएगा। तो ऐसे केस में जब भी 5 साल तक जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। प्रेजेंट वैल्यू क्या है 8% के हिसाब से, मतलब कि आप 6 लाख 6 लाख 6 लाख 6 लाख 6 लाख ऐसे 5 साल रहेंगे ना सी। तो देखो इसमें ऐसा है कि जो आप जब आप रिकॉर्ड करोगे डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन प्रेजेंट वैल्यू, देखो सबसे पहले जो डीबीओ है तो वो तो चार्ज होगा। डीबीओ जो है हर साल 6 लाख है, वो तो चार्ज होगा। अब पॉइंट ये है करंट सर्विस कॉस्ट में कि जो मेरी लास्ट ड्रॉन सैलरी है जो है पर्टिकुलर मेरी 24 लाख, राइट। उस लास्ट ड्रॉन सैलरी पे अगर मैं बोलूँ तो उस लास्ट ड्रॉन सैलरी पे मुझे 25% मिलेगा, राइट। भले ही मेरे को ईच कंप्लीटेड ईयर का मिले, पर हर साल 24 लाख का 5%, 1,20,000 हो गया, सॉरी 24 लाख का 25% 6 लाख हो गया। भले वो 6 लाख मेरे को 5 साल तक मिले, 6 ईयर इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ये है एक तरीके से डीबीओ टोटल हमारा। पर जब मैंने 1 साल कंप्लीट करा, अब देखो मैंने पहली कंडीशन पे 1 साल कंप्लीट करा, अब 4 साल बाद मेरे को पे करना है, मतलब कि पहली कंडीशन पूरी हो गई, मतलब 6 लाख बुक हो गए। 6 लाख बुक हो गए तो ऐसा करो कि मेरे को नहीं पता 5 साल पूरा करेगा कि नहीं करेगा, पर अभी 6 लाख बुक हो गए, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आ जाओ। दूसरा साल डीबीओ वापस 6 लाख मैंने बुक करा, पर करंट सर्विस कॉस्ट अच्छा अब 6 लाख और बुक हो गए, चलो ऐसा करो और 3 साल उसको लेकर आ जाओ अंदर। मतलब जब हम डीबीओ करते हैं, डीबीओ की कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो हम प्रेजेंट वैल्यू ये सब नहीं करते। रिटायरमेंट में मेरे को कितना भी मिल रहा हो, राइट, उसको नंबर ऑफ पीरियड से मल्टीप्लाई करके हर साल पीएनएल में ले जाएंगे। ये लिखा है अमाउंट चार्ज टू पीएनएल एज कॉस्ट ऑफ डीबीओ। पर जो करंट सर्विस कॉस्ट है उसको ऐसा सोचना पड़ेगा, 30 साल, जैसे 30 साल कंप्लीट कर दिया, अच्छा 3 साल कंप्लीट कर दिए, ओके 1 साल का और 6 लाख बुक हो गया, जो मेरे को 2 साल बाद पे करना है, इसको ऐसा डिस्काउंट कर लो। 4 साल हो गए, अच्छा और 6 लाख बुक हो गया, मेरे को 1 साल बाद पे करना है, डिस्काउंट करो। 5वें साल 6 लाख, अच्छा मैं बुक कर लो। तो समझ रहे हो ना कि करंट सर्विस कॉस्ट इस तरीके से हो रहा है कि यार मैंने पहले 4,41,000 बुक कर लिया, फिर मैंने 4,76,000 बुक करा, इस तरीके से मैंने चलता गया। और जो ईयर 1 से ईयर 2 के बीच में जो करंट सर्विस कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस है, जैसे 4,41,000 और 4,76,000, ये है 25,000, ये इंटरेस्ट कॉस्ट है। अब जैसे पहले साल मैंने करंट सर्विस कॉस्ट बुक करा, दूसरे साल करंट सर्विस कॉस्ट बुक करा, इसके बीच का इंटरेस्ट है। तीसरे साल करंट सर्विस कॉस्ट मैंने बुक करा, तो ये डिफरेंस आ गया। देखो अब इंटरेस्ट कॉस्ट किस तरीके से निकलता है, आप ऐसे टेबल बना लो, जैसे एक तरीके से लोन ही हो गया कि 4,41,000 है पहले साल, इस पे इंटरेस्ट जोड़ो 8%, 35,280, तो 4,41,000 का 8%, 35,280, और फिर 4,76,400 और हो गया, मतलब 4,41,000 35,280, ये हो गया 4,76,280। अब ये जो 4,76,280 तो ओपनिंग है, इंटरेस्ट है और एडिशन है, 4,41,000 प्लस 35,280 प्लस एडिशन 4,76,280, 4,76,400, तो हो गया 9,52,680, ये हो गया ओपनिंग 9,52,680। चलो अब इंटरेस्ट है 9,52,680, 9,52,680, तो 9,52,680 है, इसको कैसे मल्टीप्लाई किया, जैसे 9,52,680 है, राइट। अब देखो इसका 8% है, 762144, 7621 प्लस 5,14,200 आया, तो क्लोजिंग आया, फिर वापस इस पर इंटरेस्ट जोड़ा, करंट सर्विस कॉस्ट, क्लोजिंग, इस तरीके से आप जो है 30 लाख तक पहुंच जाओगे एट दी एंड। तो देखो हमने जो डीबीओ है वो पर ईयर तो हमने बिना डिस्काउंटिंग के 6 लाख डीबीओ पर ईयर चार्ज टू पीएनएल। पर जब करंट सर्विस कॉस्ट है तो ये ध्यान रखना कि उसमें ऐसा अपने को दिमाग लगाना है कि भाई अगर 1 साल की कॉस्ट कंप्लीट, 1 साल हमारा सर्विस कंप्लीट हो गया, मतलब 5th ईयर पे 6 लाख बुक हो गया हमारा,
मुझे नहीं पता कि 5 साल बाद ये कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, पर 5वें साल कम से कम 6 लाख तो बुक हो गया 1 साल का, राइट। ऐसा थोड़ी ना कि एकदम से मैं 30 लाख बुक करूँगा, 6 लाख बुक हो गया, उसकी प्रेजेंट वैल्यू करो, अगले साल सर्विस करी वही 6 लाख बुक हो गया, प्रेजेंट वैल्यू कर लो। तो 1 साल कंप्लीट करने के बाद अगर मेरे को 5वें साल 6 लाख बुक हो गया है वो, तो ऐसे केस में उसको डिस्काउंट करो 4 साल, दूसरे साल में डिस्काउंट करो 3 साल, तीसरे साल में डिस्काउंट करो 2 साल, चौथे साल में डिस्काउंट करो 1 साल, 5वें साल में डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं, उतना का उतना 6 लाख। ये होता है करंट सर्विस कॉस्ट, राइट। अब इंटरेस्ट कॉस्ट आता है, तो ऐसा है कि जैसे ओपनिंग करंट सर्विस कॉस्ट है, ओपनिंग फर्स्ट ईयर में ओपनिंग में करंट सर्विस कॉस्ट तो थी नहीं, मैंने पूरी सर्विस दी पहले साल की, तब जाके करंट सर्विस कॉस्ट बुक हुई थी। तो क्लोजिंग में करंट सर्विस कॉस्ट जब बुक हुई, सेकेंड ईयर में वो क्लोजिंग ओपनिंग आया, उस करंट सर्विस कॉस्ट पे 8% का इंटरेस्ट लगेगा, और जो सेकेंड ईयर का करंट सर्विस कॉस्ट है, इस तरीके से आप इंटरेस्ट जोड़ते जोड़ते जाओगे, ये जैसे ये करा इन्होंने, राइट। तो इस तरीके से एंड में DBO आ जाएगा 30 लाख। जी अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हमको देखना जरूरी है। चलो, तो ये हो गया हमारा AS 15 में। चलो PM के और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो चलो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा केस बेसिस पे कि अ कंपनी हैज़ अ स्कीम, उनका स्कीम है फॉर पेमेंट ऑफ सेटलमेंट अलाउंस टू रिटायरिंग एम्प्लॉय। क्या ये जो रिटायरिंग, देखो कर्टेलमेंट विदाउट सेटलमेंट ऐसा नहीं, ये पर्टिकुलर सेटलमेंट अलाउंस है, राइट। अब सेटलमेंट अलाउंस डज नॉट, ठीक है, कंपनी हैज़ अ स्कीम ऑफ पेमेंट ऑफ सेटलमेंट अलाउंस टू रिटायरिंग एम्प्लॉयज़, की जो रिटायर हो जाएंगे ना उनको सेटलमेंट अलाउंस है। अंडर द स्कीम रिटायरिंग एम्प्लॉयज़ आर इंटाइटल्ड टू रीइंबर्समेंट ऑफ सर्टेन ट्रैवल एक्सपेंसेस, कि उनको कुछ ट्रैवल एक्सपेंसेस, ओके, ये सब चीज़ें हमने शायद ये पॉइंट हमने देखा था कि इनको ट्रैवल एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट होगा, राइट। 1 सेकेंड, की रीइंबर्समेंट ऑफ सर्टेन ट्रैवल एक्सपेंसेस, राइट। फॉर क्लास दे आर इंटाइटल्ड टू एज पर द कंपनी रूल एंड टू अ लमसम पेमेंट। तो रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रैवल एक्सपेंसेस फॉर क्लास दे आर इंटाइटल्ड टू एज पर द कंपनी रूल, कि भैया जिस क्लास के लिए टू इंटाइटल हो एज पर द कंपनी रूल उसका रीइंबर्समेंट हो जाएगा, राइट। और टू अ लमसम पेमेंट एंड रीइंबर्समेंट हो जाएगा, एंड टू अ लमसम पेमेंट टू कवर एक्सपेंसेस ऑफ फूड स्टे, और ये जो ट्रैवल फूड और स्टे, जो फूड स्टे है तो ड्यूरिंग द ट्रैवल उसका लमसम पेमेंट हो जाएगा। अल्टरनेटिवली एम्प्लॉय कैन क्लेम लमसम इक्वल टू लास्ट मंथ पेड ऑन, ओके। अब देखो क्या है कि कंपनी कंटेंशन ये है कि सेटलमेंट अलाउंस डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉय, की जो सेटलमेंट अलाउंस है ये लेंथ ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉय पे मैटर नहीं करता, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू एम्प्लॉय एलिजिबिलिटी अंडर ट्रैवल रूल, राइट। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ सर्विस, एम्प्लॉय एलिजिबल है ट्रैवल रूल के तहत तो उसको मिल जाएगा। और वेयर ऑप्शन फॉर लमसम पेमेंट इज एक्सरसाइज इक्वल टू लास्ट पेड ऑन, तो यहाँ तो भाई एक तो होता है कि रीइंबर्समेंट हो जाएगा, और एंड टू लमसम पेमेंट फूड और स्टे का, और लास्ट मंथ पेड ऑन, दोनों में ऑप्शन है, राइट। सिंस इट इज़ नॉट रिलेटेड टू लेंथ ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉय, इट इज़ अकाउंटेड फॉर ऑन क्लेम बेसिस, कि लेंथ ऑफ सर्विस से तो है ही नहीं ना कि इतने सर्विस होगी तो जाके आप कर पाओगे। तो मैं क्या करता हूँ कि हर साल आपका कुछ ना कुछ बुक करता हूँ, ऐसा तो होने से रहा, ऐसा कोई डिफाइंड बेनिफिट टाइप ऑब्लिगेशन तो नहीं है। तो इधर कंटेंशन कंपनी का करेक्ट है क्या, समझो। माना इधर हम जो है पीरियोडिक नहीं डिटरमाइन कर पाते, जिस तरीके से करंट सर्विस कॉस्ट हम डिटरमाइन कर पाते, भले इस तरीके से हम उन चीज़ों को नहीं बता पा रहे, राइट। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि ये डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है अंडर द पैरा 49, राइट। और सेड पैरा इनकम्पासेस केसेस वे पेमेंट प्रॉमिस टू बी मेड टू एम्प्लॉय नियर एम्प्लॉयमेंट, राइट। और सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज आ रही है इन डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियोडिक चार्ज, राइट। तो ये बोल रहे हैं कि भैया सेटलमेंट बेसिस पे कर लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि सिंस इट इज़ नॉट ऑन द लेंथ, ये क्लेम बेसिस पे हम इसको कर लेंगे, तो ये गलत है, राइट। तो भले ही ऑब्लिगेशन अनसर्टेन हो पर फिर भी एस्टिमेशन तो चाहिए। तो अब ये है कि पीरियोडिक चार्ज डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, अनसर्टन है, एस्टिमेशन एजम्पशन फिर भी चाहिए, राइट। और प्रोविजन आपको हर साल बनाना है ऑन अकाउंट ऑफ सेटलमेंट अलाउंस। तो देखो डिफाइंड बेनिफिट स्कीम के तहत अगर आप कुछ पे कर रहे हो तो देखो सिंपल सी बात है कि कुछ सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज हो रही है, पीरियोडिक चार्ज नहीं निकलवा रहे हो, तो कंपनी ने कंटेंशन दिया है कि क्लेम बेसिस पे करो, तो ये सही नहीं है। भले ही ऑब्लिगेशन अनसर्टेन है इधर, ठीक है, फिर भी एस्टिमेशन चाहिए।
राइट। तो ऑब्लिगेशन अनसर्टेन हो तो आपको एजम्पशंस ये सब चाहिए रहते हैं और आपको जो है डिटरमाइन करना पड़ता है, राइट। एस्टिमेशन यूज़ करो और एस्टिमेशन यूज़ करके प्रोविज़न जो है हर साल बनाओ फॉर एक्रूइंग लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ सेटलमेंट अलाउंस, कि सेटलमेंट अलाउंस के रिस्पेक्ट में आप हर साल प्रोविज़न बनाओ, मतलब एक्चुअल बेसिस, मतलब कि एस्टिमेशन की बेसिस पे प्रोविज़न शुड बी मेड एवरी ईयर, राइट। और जो प्रोविज़न कैलकुलेट होगा वही एस्टिमेशन और इन सब की बेसिस पे होगा और पर एक्चुअल वैल्यूएशन होगा। अगर प्रोविज़न मटेरियल नहीं है, राइट, तो सम अदर मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर सेटलमेंट अलाउंस निकालो। चलो अगला क्वेश्चन सी। चलो, फॉलोइंग डेटा अप्लाई टू एक्स लिमिटेड डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान, राइट। तो वही बेनिफिट पेड, कितना पे हो गया बेनिफिट, 2 लाख। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है 2.8 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू ओपनिंग का है 8 लाख, क्लोजिंग का है 11.4 लाख और मुझे एक्चुअल रिटर्न निकालना है। ये वही बात हो गई, 8 लाख प्लस 2.8 माइनस 2 माइनस 11.4, 20.2 तो मेरा 1 सेकेंड 8 लाख है ना, 8 लाख। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 2.8, बेनिफिट पेड 2, क्लोजिंग में है 8, तो 0.8 80,000। ये क्या नाटक हो रहा है, देखते भाई। आपने जैसे 8 लाख ओपनिंग है आपका, एम्प्लॉयर ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया 2.8 का, तो 10.8 हो गया और कुछ उसमें से बेनिफिट पेड है, तो 10.8 जैसे ओपनिंग है, कुछ बेनिफिट पेड है जैसे 2 लाख, जैसे 11.4, तो 2.6। ये 2.6 हमारा एक्चुअल रिटर्न है, पर एक्चुअल रिटर्न को क्लासीफाई करो एस्टिमेटेड और एक्चुरियल में, राइट, और एस्टिमेटेड में, ठीक है। अब किस तरीके से निकालेंगे, तो उसके लिए तो रेट देना चाहिए और रेट तो दे के नहीं रखा है। चलो अगला क्वेश्चन है, इसमें भी जो है प्लान असेट के ऊपर है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, राइट। अब देखो उसमें एक और क्वेश्चन है, वो तो ठीक है कि उसने स्प्रेड कर दिया, तो ऐसा स्प्रेड नहीं करना। एक्चुरियल गेन और लॉस जो भी होते हैं, आपको बाकायदा जो है उसको गेन और लॉस जो रहता है वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में इमीडिएटली ले जाओ, राइट। तो ये तो हो गया हमारा। एक आखिरी ये था, ये भी देख लेते हैं कि फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट है 2 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान एज ऑन 1 अप्रैल 2016। ऑन 30 सितंबर उससे बेनिफिट पे हुए, वो 30 सितंबर को पे हुए 25,000। इनवर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन हुए 55,000। 31 मार्च है 3 लाख, राइट। तो ऐसे किस में अगर आप देखो तो 2 लाख प्लस 55,000, 25,000 माइनस 3 लाख, राइट। तो 70,000 अगर देखा जाए तो एक्चुअल रिटर्न है। अब पॉइंट ये है कि एक्चुअल रिटर्न एक्चुरियल और एक्सपेक्टेड रिटर्न का मिक्स होता है। अब रही बात है एक्चुरियल रिटर्न की और एक्सपेक्टेड रिटर्न की, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हमको पता है कि ये 2 बार निकलता है, राइट। इसका 1 प्लस जो एक्सपेक्टेड रेट है, इसका 1 प्लस 0.10, 1 प्लस 0.1025 अंडर रूट, फिर -1 करो, फिर इसका ये 5% हो जाएगा। तो एक तो आपको जो है निकालना है 2 लाख पे 5%, 10,000, ठीक है। तो 70,000 में सबसे पहले 2 लाख का है 5%, 2 लाख का 5%, 10,000। उसका क्या होगा, देखो 2 लाख फिर 10,000 हो गया, फिर आपका कितना था कंट्रीब्यूशन, हाँ 55,000, 2,65,000 हो गया, और फिर पे करा, ठीक है 55,000 और पे करा 25,000। अब उसका 5% वापस निकालो 12,000, तो 10,000 और 12,000 ये हो गया 22,000, राइट। देखो ये आया 22,000। तो ये जो तरीका है, ये तरीका मत फॉलो करो, ये अंडर रूट वाला फॉलो करो कि 2 बार निकालना बस। अंडर रूट ये 1 प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न या एक्चुअल रिटर्न जो भी है वो करना और -1 करना, राइट। इस तरीके से करना तो आपका आ जाएगा। इस तरीके से हमारे AS15 के भी क्वेश्चन होते हैं, SMPM के जो भी MTB RTB सजेस्टेड है उसके क्वेश्चन भी हम जो है कवर करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम जो है दूसरे कुछ प्रोविजंस या दूसरे कुछ एज करेंगे।